देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम त्रिवेंद्र रावत की प्रदेशवासियों से अपील। कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु को लेकर अपील की गई है। कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु के जो तथ्य सामने आए हैं, अधिक मृत्यु 50 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों की हुई है। मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड-19 के लक्षणों के बावजूद लापरवाही बरतने वालों ने जान गंवाई है। संक्रमण होने के बाद भी इलाज न कराने वालों ने जिंदगी की जंग को हारा है। गर्भवती महिलाएं जो कोविड के लक्षणों के बावजूद समय पर अस्पताल नहीं आई। 50 साल से ज्यादा उम्र और बीमारी से ग्रसित लोग उपचार पर ध्यान दें। घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो कोविड से बचाव के उपायों को जरूर अपनाएं। कोविड के लक्षण महसूस होते ही परिवार सहित अस्पताल में जांच कराएं। कोविड रोगी डॉक्टर्स के बताए गए तरीकों से दवाओं का सेवन करें। केवल सर्टिफाइड डॉक्टर से ही परामर्श लें। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सामान्य जनता से ये विनम्र अपील की है। कोविड रोगी डॉक्टर्स के बताए गए तरीकों से ही दवाई लें और सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर से ही परामर्श लिया जाए। सीएम त्रिवेंद्र रावत की प्रदेशवासियों से ये अपील है। वो बता रहे हैं कि 50 साल से जो क्रॉस एज के लोग हैं, उन्हीं की ही जाने गई हैं। कोविड-19 में जो संक्रमण से मौत हुई है, उनके विषय पर लोगों से बातचीत की उन्होंने और कहा कि जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जान उनकी गई है ज्यादातर लोगों में। कोरोना की स्थिति पर खुद नजर बनाए हुए हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। सचिवालय में सीएम ने कोविड और डेंगू की स्थिति को लेकर समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े सीएम। राज्य में कोरोना के मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही हर दिन प्रदेश में कई मौत भी हो रही है। व्यवस्थाओं को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, कोविड-19 के अगर पेशेंट्स की बात करें तो कोविड-19 के पेशेंट्स में लगातार उत्तराखंड में भी इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। और सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मुख्यालयों से कांटेक्ट किया और वहां की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों से तमाम बातचीत की और इस वक्त जो हालात हैं उसको लेकर उनसे ताज़ा आंकड़े भी हासिल किए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिक्र ये भी किया कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते आंकड़ों के साथ उन्होंने इस बात को लेकर भी परेशानी जाहिर की कि जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जो ठीक होने वाले लोग हैं, यानी जो रिकवरी रेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन मृत्यु दर भी बढ़ रही है। बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिए। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तन्हा जुड़ गए हमारे साथ में। फ़हीम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालयों से जुड़कर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया है सीएम त्रिवेंद्र रावत ने। क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को? संपर्क हमारा टूट चुका है। फ़हीम, आप हैं क्या हमारे साथ? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर संपर्क करेंगे। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालयों से सीएम जुड़े हैं। और अब राज्य में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 अक्टूबर से राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की छूट दे दी है। कोरोना काल में 15 अक्टूबर तक स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। कोरोना काल में स्कूलों की फीस जमा की जाए या नहीं, फीस को लेकर हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। समाजसेवी कुंवर जॉपिंदर ने याचिका दायर की थी। कुंवर जॉपिंदर सिंह अब फीस एक्ट की मांग उठा रहे हैं। पब्लिक स्कूल्स की मनमानी को रोकने के लिए फीस एक्ट बेहद जरूरी है। पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, ये इस याचिका में कहा गया है।
तो देखिए अब स्कूल्स खोलने की तैयारी है, क्योंकि पेंडेमिक के इस दौर में अब तक स्कूल्स नहीं खुले हैं, लेकिन अनलॉक 5 में अब स्कूल्स खोलने की भी तैयारी की जा रही है। इसी भी समाजसेवी कुंवर जपिंदर ने एक याचिका दायर की है। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 तारीख से अब स्कूल खुलने की परमिशन मिल जाएगी। कुंवर जपिंदर सिंह अब फीस एक्ट की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो मनमानी चल रही है वो मनमानी बंद होनी चाहिए। पंद्रह अक्टूबर से राज्य सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर छूट दी है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए याचिकाकर्ता कुंवर जपिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपिंदर जी, कोरोना काल में स्कूल फीस माफी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार पर निर्णय छोड़ दिया था, लेकिन अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जी बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा विपरीत असर अभिभावकों पर पड़ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए सरकार को स्वतंत्रता दी। और जब ये पूरे सीबीएसई आईसी बोर्ड वाले जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार को अभिभावकों को राहत देनी चाहिए थी, और ये न्यायसंगत भी है। तो ऐसे समय में जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में निर्बल, निर्धन और मध्यम वर्ग के लिए सहायता के लिए अपील कर रहे हैं, और ऐसे में जब लोग बेरोजगार हो गए हैं, 6 महीने घरों में बैठे हुए हैं, उनके रोजगार के साधन छिन गए थे, तो ऐसे में हाईकोर्ट का ये निर्णय कि इन अभिभावकों से फीस के लिए भी किसी तरह का दबाव ना बनाया जाए, लॉकडाउन की अवधि की फीस ना ली जाए। और अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने भी निर्णय लिया और जहां पूरी तरह से अभिभावकों को छूट दी। तो निश्चित तौर पर आज हो क्या रहा है कि हमारे उत्तराखंड में पिछले 20 वर्षों से फीस एक्ट नहीं बना, जिसके अभाव में जो एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में आ गया, उन्होंने इसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनकम का जरिया बना दिया। जबकि हमारा कहना यह है कि शिक्षा अधिकार है, व्यापार नहीं। और जहां छोटे स्कूलों ने, अनेकों स्कूलों ने 3-3, 4-4 महीने की फीस माफ की, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और वहीं इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो हमारे देहरादून के, राजधानी के और उत्तराखंड के बड़े नामी ग्रामीण स्कूल्स हैं, जैसे स्कॉलर्स होम हो गया, एशियन स्कूल्स हो गया, और अन्य आर्यन स्कूल हो गया, या और इसी तरह के सेंट जोसेफ हो गया, वहां आज इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है अभिभावकों का। बच्चों को पेपर देने के लिए मना कर दिया गया, उन्हें फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि आपका नाम काट दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग पूरी तरह से सुस्त बैठा हुआ है। ना जाने किस दबाव में ये अभिभावकों के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, अभिभावकों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा इशू है उत्तराखंड के अंदर, जिसके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो जपिंदर जी, आप लोग अब चाहते क्या हैं? कि फीस एक्ट बनना चाहिए, जो अभी प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी है वो मनमानी खत्म होनी चाहिए, लेकिन इस मनमानी को खत्म करने के लिए पूरी पावर सरकार के हाथों में है। तो सरकार से लगातार इस बात को लेकर अपील की जा रही है। सरकार का रुख कैसा नजर आता है इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, ये कुंवर जपेंद्र के चाहने का मामला नहीं है। 25 लाख अभिभावक जिनके बच्चे उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और वो समय समय से स्कूलों के उत्पीड़न का शिकार होते आए हैं। एनसीईआरटी की बुक्स की जगह आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगा देते हैं,
और अन्य माध्यमों से आप पैसा वसूली अभियान में लगे रहते हैं। आप कभी एक्टिविटीज के नाम पे, कभी फंड्स के नाम पे, कभी बिल्डिंग फंड्स के नाम पे, और इस लॉकडाउन में ये पूरी तरह से अनुचित था, अनुचित है। और ऐसे में पिछले 20 वर्षों में हम किसे दोष दें? आज हमारी सरकार है, कल किसी और की सरकार थी, लेकिन 20 वर्षों में उत्तराखंड में फीस एक्ट नहीं बन पाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किनके दबाव में आज तक उत्तराखंड के अंदर फीस एक्ट नहीं बन पाया और लाखों अभिभावकों और छात्रों का उत्पीड़न होता आया। एक तरफ तो हम युवा को देश का भविष्य कहते हैं और ऊपर खुले तौर पर देश के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ और अभिभावकों का फीस के लिए इस तरह से उत्पीड़न और ऑनलाइन के नाम पर इतना बड़ा अन्याय, इसे अब क्या कहा जाए? अभी इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना, संगठित होना अभिभावकों, छात्रों की मजबूरी है और सभी अपने आंदोलन के लिए तैयार हैं और जगह जगह पे अपने माध्यम से आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार इस पे अभी तक निर्णय नहीं ले पाई और अभी तक फीस एक्ट की दिशा में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आ पाया। प्रेम कश्यप, अध्यक्ष स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कश्यप जी, लाखों ऐसे अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि फीस एक्ट होना चाहिए, जो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी बंद होनी चाहिए। पैंडेमिक में जब कुछ छोटे स्कूल्स ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि उन्होंने 4-4 महीने की फीस माफ कर दी, तो बड़े स्कूल्स इस ओर कदम क्यों नहीं बढ़ाते? देखिए, स्कूलों का जो खर्चा है वो ऑलरेडी यहाँ उत्तराखंड में ट्यूशन फीस चार्ज की जा रही है और उसके अलावा बहुत सारे स्कूलों में 80% स्कूलों में 15 से 20% केवल फीस आई है। 15 से 20% फीस आने के बाद में विद्यालय जो हैं, जो मैनेजमेंट हैं, वो अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं बांट सकते। हाउस टैक्स ऐसे ही है, मेंटेनेंस वैसे ही है, सारे माली, चौकीदार, स्वीपर्स सब लोगों को तनख्वाह दी जा रही है। स्कूलों को जो मेंटेन करना है पब्लिक स्कूलों में, वो मेंटेन सरकार की तरफ से नहीं होते कि आप 3-3 साल सफेदी नहीं कराएं। यहाँ तो साल में 2 बार सफेदी करानी पड़ती है, व्हाइट वॉशिंग और सोडोजम कराना पड़ता है। तो सारे खर्चे होने के बाद में इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स जो ट्यूशन फीस है वो लॉकडाउन पीरियड में अपना उसकी फीस, ट्यूशन फीस पे करें। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स एक दूसरे के देखा देखी ये सोच रहे हैं कि हमें फीस नहीं देनी पड़ेगी, ऐसे ही पूरे साल में पढ़ाई हो जाएगी ऑनलाइन और फीस ना देने से स्कूल वालों को परेशानी हो रही है। हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हम सरकार के सारे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, स्कूल खोलने के लिए भी तैयारी कर ली हमने, लेकिन हमारी 5 कंडीशंस हैं। नंबर 1, सारे टीचर्स को कोविड-19 जो है घोषित किया जाए, उनकी इंश्योरेंस की जाए। अगर स्कूल में कोई केस पकड़ा जाता है, कोई कोरोना केस होता है, तो वो स्कूल या टीचर या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चौथा, हमने कहा कि जो पेरेंट्स कोरोना 19 से इफेक्टेड नहीं है वो अपनी फीस पे करें और अगर 30 सितंबर के बाद फीस नहीं पे करती की तो उनके ऊपर फाइन चार्ज होगा या नाम उनका स्ट्रक अप हो जाएगा। पांचवा, हमने बोला कि जो पेरेंट्स की लिखित रूप में जब देंगे वो अपना तभी स्कूलों में आएंगे बच्चे। और छठा, हमने ये कहा सरकार से कि दोनों ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल में आना दोनों संभव नहीं है, दोनों में से एक ही चीज संभव है। अगर स्कूल खोलेंगे तो केवल ऑनलाइन एजुकेशन संभव नहीं है, क्योंकि टीचर्स के भी फैमिली हैं, उनको अपने बच्चों का भी देखना है साथ में। तो ये संभव नहीं है कि 6 घंटे वो पहले स्कूल में आए और फिर 4 घंटे अलग टीचिंग करवाएं साथ में से। जपिंदर जी, जहाँ तक आपने बोला फीस माफ करने की बात है, आप बताइए जब केवल ट्यूशन फीस चार्ज की जा रही है तो कैसे फीस माफ हो सकती है? जपिंदर जी, एक सेकंड। प्रेम कश्यप जी, एक सेकंड। जपिंदर जी जो कि याचिका करता है, जरा उनकी भी एक बार बात सुन लीजिए। हाँ जपिंदर जी। जी हाँ, बिल्कुल, हमने पूरी तरह से प्रेम कश्यप जी को सुना। ये एक एजुकेशनिस्ट की भाषा नहीं है, ये एक व्यापारी की भाषा है। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, आप एग्जम्प्टेड होते हैं, आपको अनेकों सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस जुड़ गए। सूर्यकांत जी, मैं आती हूँ आपके पास। जपिंदर जी पहले बात पूरी कर लीजिएगा। में भी मशगूल है, क्या आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बच्चों की फीस माफ करने की स्थिति में नहीं है? आप बिल्कुल व्यापारी बन के शिक्षा को बेचने का काम करते आ रहे हैं और आपकी तरह ही आपका ये, जैसे प्रेम कश्यप जी ने जो अभी वक्तव्य दिया, मात्र और मात्र उत्तराखंड में 6400 स्कूलों में से 400-500 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में शिक्षा। मैं जपिंदर जी आपके पास भी वापस लौट रही। सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ में जुड़ चुके, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के।
सूर्यकांत धस्माना जी, इन दिनों ये जो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर पूरा बवाल मचा है, जो अभिभावकों की नाराजगी है, उन अभिभावकों की नाराजगी के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये कि फीस एक्ट उत्तराखंड में कब बनेगा? जी धस्माना जी, आवाज पहुंच रही है कि आप तक दोबारा सवाल दोहराऊं? सवाल सूर्यकांत धस्माना जी, आज दरअसल मुद्दा हम उठा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो फीस को लेकर मनमानी की जा रही है, वो फीस को लेकर मनमानी कब रुकेगी? जो स्कूल प्रबंधन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक के दौर में भी मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा तो था, जो बेसिक खर्चा था वो लगातार जब स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर था, तो सिर्फ ट्यूशन फीस लेकर हम क्यों ना अपनी उस तमाम खर्चों को पूरा करें? उस मामले में हमारा स्पष्ट सोचना है कि जो हाईकोर्ट के निर्देश है उनका पालन होना चाहिए, और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है जी। अब राज्य की सरकार खुद ही मिली हुई है सब लोगों से जो लूट रहे हैं जनता को, तो आप उसमें क्या कह सकते हैं? मतलब सरकार के ही संरक्षण में सब कुछ चल रहा है? किसके संरक्षण में चल रहा है? राज्य में सरकार है जिसकी, उसी के संरक्षण में सब चलता है। अच्छा, जपिंदर जी हमारे साथ में है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो अब है, लेकिन 20 सालों से बाकी की और अन्य सरकारें भी रही, वो भी फीस एक्ट नहीं बना पाई, वो भी फीस एक्ट पर कोई काम करती नजर नहीं है। वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पहली बार कोरोना हुआ है, 20 साल से कोरोना नहीं है। मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, उनकी बात का क्या जवाब दो? जपिंदर जी, फीस एक्ट की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार की बात कर रहे हैं, और आप ऐसे मूर्खतापूर्ण तथ्य बता रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके शिक्षा मंत्री रहते थे फीस एक्ट के ऊपर क्यों काम नहीं हुआ? 20 सालों से उत्तराखंड के अंदर फीस एक्ट नहीं है। आज सब लोग राजनीति कर रहे हैं, अभिभावकों का उपयोग हो रहा है 20 सालों में। आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसी स्थिति में? फोन काट दिया सूर्यकांत धस्माना जी ने, लेकिन प्रेम जी भी के पास इस बात का जवाब नहीं है, क्योंकि आज हमारी 3 साल से सरकार है। हमारी सरकार, हमें उम्मीद है कि फीस एक्ट बनाएगी, और उसके लिए हम देखिए पार्टी के मंच पे रहते फीस एक्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, जनता के अभिभावकों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेसियों की 2 बार सरकार रही, कांग्रेसियों ने आज तक फीस एक्ट क्यों नहीं बनाया? तो इसका जो दारोमदार आज शिक्षा की स्वास्थ्य की जो स्थिति है, पूरी तरह से इसमें कांग्रेस जिम्मेवार है। ये हमारा आरोप है समस्त कांग्रेसियों पर। चलिए, सभी का शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही, सीधे हम दूसरी बड़ी खबर का फिलहाल रुख करेंगे। खबर लखनऊ से, हाथरस मामले पर मंत्री रमापति शास्त्री का बड़ा हमला, कहा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है विपक्ष, जाति दंगा कराना चाहता है विपक्ष। ये बड़ी बात कह दी, विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। रमापति शास्त्री कह रहे हैं विपक्ष के ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। मायावती बयान देकर दलित बिटिया का अपमान कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मामले की संवेदनशीलता समझनी चाहिए। एसआईटी गठित कर दी गई, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीएम ने नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला किया है। सरकार की पहल से सत्य सामने आएगा। रमापति शास्त्री सरकार में मंत्री ये बात कह रहे हैं कि दंगे की साजिश विपक्ष रच रहा है। जो पिछली पृष्ठभूमि है दंगों की, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए अब जो चल रहा है ये नजर आता है कि अब एक नए दंगे की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। ये बड़ी बात कह दी, जरा सुनिए किस तरह से विपक्ष को घेरा है। मित्रों, हाथरस मामले में विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं, और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की इस पहल से सत्य सामने आएगा। विपक्ष नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भाग रहा है? विपक्ष की ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती है। यूपी में दंगे की साजिश है, हाथरस जो बहाना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिससे तय समय पर जांच और सीमित समय पर तैयार होकर के अदालत फैसला आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही 800 मामले में मृत्युदंड के लिए भी सिफारिश किया है।
इसलिए दलितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी माने योगी जी की सरकार हर प्रकार से सतर्क है। किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई घटनाएं होती है उस पर गंभीरता से लिया जाता है। अब इतने नहीं कि हाथरस के मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल 25 लाख की घोषणा की, उनको देने के लिए दिया, उनके परिवार को एक नौकरी देने के लिए दिया, मकान बना के दिया। और ये टेस्ट सामने आया उसके बारे में भी जानकारी सबको है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं सब मिल करके विपक्ष के इस प्रकार से जो साजिश रची जा रही है दंगा कराने को, उससे बचाएं। हम लोग आए सामने। सुना आपने कैसे विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। वो विपक्ष को गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष फिलहाल इस तरह का व्यवहार दिखा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही